हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डिसिप्लिन लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट दैट इज़ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन शॉर्ट आईपीआर की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और आपको इससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। इसलिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखिए और ताकि आपका कोई भी कॉन्सेप्ट छूटने ना पाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर अदर इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं, जैसे कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी हो गया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया और ग्रीन एनर्जी मटेरियल साइंस। ये सारे सब्जेक्ट हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, तो उसे भी देखें, वो भी काफ़ी फ़ायदेमंद है रहेगा आप लोग के लिए। तो और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि उसी में सारे अपडेट्स आपको मिलते हैं और आप वहाँ पे अपना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स बेसिकली होता क्या है? तो इन शॉर्ट आईपीआर क्या होता है? तो आईपीआर का मतलब होता है कि जैसे ये कोई भी प्रॉपर्टीज़ इंटेंजिबल है या टेंजिबल भी देखेंगे उसे, जैसे या किसी संस्था द्वारा बनाया गया हो या कोई आइडिया हो गया, इनोवेशन हो गया या इन्वेंशन हो गया, ये राइट्स क्रिएटर को उसकी क्रिएशन पर पूरा अधिकार देते हैं, अधिकार बोल लीजिए, हक देते हैं। इसका मेन पर्पज है कि क्रिएटर की क्रिएशन को प्रोटेक्ट किया जा सके और उससे मिसयूज या कॉपी होने से रोका जा सके। और जो चीज़ क्रिएट की गई है उसका प्रोसेस या मेथड भी आईपीआर का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी को हम दो पार्ट में डिवाइड किए हुए हैं। टेंजिबल, जिसे हम टच कर सकते हैं, फील्ड कर सकते हैं या होल्ड कर सकते हैं। जितने भी आपके गोल्ड मतलब फिजिकल चीज़ें जिसे आप टच कर सकते हैं, जैसे गोल्ड हो गया, लैंड हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज़ें आपके टेंजिबल में आ जाएंगे। इनटेंजिबल में क्या होता है? वो प्रॉपर्टीज होते हैं जो जिसे आप टच या होल्ड नहीं कर सकते, जैसे कि आइडिया हो गया। तो आपका आईपीआर इसके ही अंतर्गत आता है, इंटेंजिबल के। तो यही बोल रहा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स रेफर टू इंटेंजिबल प्रॉपर्टी। Hence IPR refers to the rights about intangible properties that has been created by certain means. IPR protects creator rights of certain and means of creator plays an important part in IPR. ये हो गया आपका, मैंने ऊपर IPR आपको समझा दिया। ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे इस पूरे लेक्चर में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स के अंतर्गत हम इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है कॉपीराइट्स और इंडस्ट्रियल राइट्स। कॉपीराइट्स में आपका कॉपीराइट आ गया। इंडस्ट्रियल राइट्स में आपके 6 अलग से राइट्स दिए हुए हैं। तो कॉपीराइट्स आपका पहला हो गया और बाकी के 6 पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया और जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जीआई इंडिकेशन, प्लांट वैरायटी एंड प्रोटेक्शन राइट्स हो गया, इंडस्ट्रियल डिजाइन और सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन, दैट इज आईसी डिजाइन, आईसी चिप्स डिजाइन। तो ये स्टार्टिंग के जो तीनों हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इनसे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो इसमें हम आज कॉपीराइट के बारे में डिस्कस करेंगे और आगे वीडियोस में भी बाकी के सारी चीज़ें देखेंगे। तो ये गार्ड सबसे पहले आपका 1947 में इसे बनाया गया था। जैसे यूके, यूएसए, यूएसएसआर ने मिलकर बनाया था ये। इसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड्स। तो इस टर्म को याद रखिए, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी कभी। इसके बारे में भी पढ़ेंगे हम आगे के लेक्चर्स में। तो इस इम्पॉर्टेंट नोट्स है। आईपीआर लॉज आर एप्लीकेबल इन ऑल द मेंबर्स कंट्री ऑफ WTO अंडर ट्रिप्स। ट्रिप्स का फुल फॉर्म होता है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो इसको भी हम देखेंगे। ये सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, टर्म्स, इनको सारे डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं आगे के वीडियो में, परेशान मत होइएगा। तो इट मीन्स इफ कॉपीराइट्स या पेटेंट इज रजिस्टर्ड इन वन ऑफ द मेंबर कंट्रीज, इट विल बी एप्लीकेबल इन ऑल अदर मेंबर्स कंट्रीज आल्सो। तो इसका मतलब यह है कि अगर किसी व्यक्ति या कंपनी ने अपने प्रोडक्ट या इनोवेशन या किसी रचना, जैसे सॉन्ग्स हो गए, बुक्स हो गया,
या कोई सॉफ्टवेयर ही मान लीजिए, तो पेटेंट या कॉपीराइट का अधिकार जमाता है तो ये किसी एक WTO सदस्य देश में रजिस्टर कराया गया है, तो ये पेटेंट या कॉपीराइट अन्य सभी देशों में लागू मान्य होगा। क्यों? मतलब अगर जो ये WTO का सदस्य देश है तो यहाँ पे कोई पेटेंट करवाता है तो अदर WTO कंट्री मेंबर्स में भी ये नियम लागू रहेगा। तो ट्रिप्स के तहत WTO के सभी सदस्य देशों ने यह सुनिश्चित किया है कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का एक न्यूनतम स्तर अपनाएंगे और इसका पालन करेंगे, तो उसी से ये रिलेटेड है। तो इसका एग्जांपल भी देख सकते हैं आप, जैसे कि मान लीजिए किसी ने भारत में पेटेंट कराया और WTO का सदस्य है, तो वो पेटेंट क्या करेगा, WTO के अन्य सदस्य देशों में भी मान्य हो जाएगा, ये लागू हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि उस पेटेंट या कॉपीराइट की चोरी, जैसे नकली प्रोडक्ट बनाना या उसको कॉपी करके दूसरा बना लेना, अन्य सदस्य देशों में भी ये गैर कानूनी हो जाता है। अब हम देखेंगे डिटेल में कॉपीराइट्स, काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। तो कॉपीराइट लॉस 1957, तो 1957 में ये लाया गया था। तो ये सन भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि पूछ लेता है ऐसे ही डायरेक्ट। कॉपीराइट इज गिवन टू क्रिएटर्स ऑफ लिटरेरी वर्क्स, जैसे बुक्स आ जाते हैं, जर्नल्स या लिटरेरी पब्लिकेशंस हो गए, म्यूजिक हो गया, सिनेमेटोग्राफी हो गया, इनके बारे में लॉ बनाया इस 1957 के अंतर्गत। तो कॉपीराइट एक्ट 1957 के हिसाब से कॉपीराइट उन क्रिएटर्स को दिया जाता है जो क्रिएटिव वर्क्स बनाते हैं। ये इंडिया की बात हो रही है। इंडिया में ये 1 अप्रैल 1957, ये आपको सन पता होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है, में लागू हुआ था ये। तो इसको हम 2 तरीके से बांट सकते हैं, ये याद रखिएगा डेट। कॉपीराइट इज एप्लीकेबल गिवन टू क्रिएटर्स 2 वेज। एक तो होता है फॉर दियर क्रिएटिव वर्क्स। क्रिएटिव वर्क्स में आपका आ जाता है जो यूनिक और नया वर्क हो और पहले किसी ने ना बनाया हो। और कॉपीराइट कब लागू होता है? कॉपीराइट अभी देखते हैं। कॉपीराइट आपका क्रिएटिव और दूसरा होता है क्रिएटर्स हार्ड वर्क। तो क्रिएटिव वर्क के बारे में मैंने बता दिया कि कॉपीराइट इज गिवन टू क्रिएटर फॉर दियर यूनिक क्रिएटिव वर्क्स दैट मे नॉट हैव बीन क्रिएटेड अर्लियर, उससे पहले ना बनाया गया हो। तो ए वर्क क्रिएटिव वर्क इज काउंटेड फ्रॉम डेट। ये कब से काउंट होता है, मतलब कब माना जाएगा कि आपका ये कॉपीराइट इस पे आप ले सकते हैं? तो जब वो वर्क पब्लिक के लिए अवेलेबल हो और व्हेन इट इज मेड रजिस्टर्ड और इसे रजिस्टर्ड किया जाए। और सी में तीसरा होता है आपका व्हेन द वर्क मेड फर्स्ट कमर्शियल सेल, जब ये अपना पहला कमर्शियल सेल करता हो। और आपका एक और पॉइंट होता है इसमें, ये प्रूव हो कि वर्क पहले नहीं बनाया गया है, मतलब कि इससे पहले किसी ने और ना बनाया हो, तब आप इसको कॉपीराइट ले सकते हैं इस पे। और ये था हार्ड वर्क के लिए। हार्ड वर्क के लिए आपका होता है किसी क्रिएटर की मेहनत के लिए उन्हें कॉपीराइट मिलता है, दूसरा जो था इसमें। अब देख लेते हैं वैलिडिटी ऑफ क्रिएटिव वर्क्स। तो वैलिडिटी फॉर लिटरेरी वर्क के लिए मिलता है आपको क्रिएटर लाइफ प्लस 60 साल तक इसको कॉपीराइट का अधिकार रहता है। और एक होता है जो अदर वर्क है इनोनिमस वर्क के लिए, अगर जो ऑथर अननोन होता है तो कॉपीराइट सरकार के पास होता है और सरकार लाइसेंस के जरिए उसका राइट देती है। अगर जो हमें ऑथर के बारे में या जो मेन मालिक था उसके बारे में नहीं पता है तो सरकार उसका मालिक हो जाता है और वो लाइसेंस प्रोवाइड करता है। अब हम देख लेते हैं कॉपीराइट हैज 2 टाइप्स, इकोनॉमिक राइट एंड मोरल राइट्स। इकोनॉमिक राइट्स में आप क्या आ जाते हैं, क्रिएटर अपने वर्क से इकोनॉमिक बेनिफिट ले सकता है। और इसमें क्या होता है, ये राइट्स क्रिएटर खुद यूज कर सकता है और किसी और को भी ट्रांसफ़र कर सकता है। इकोनॉमिक राइट्स इंडिविजुअल या जॉइंट हो सकते हैं और ट्रांसफरेबल भी हो सकते हैं, मतलब ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। वही चीज़ यहाँ पे लिखा है, क्रिएटर हैज़ द राइट्स टू बेनिफिट इकोनॉमिकली फ्रॉम दियर वर्क्स। आल्सो क्रिएटर कैन यूज दिस राइट्स
themselves or by transferring these rights to someone other। तो ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, खुद भी यूज कर सकते हैं। इकोनॉमिक राइट्स कैन बी इंडिविजुअल राइट्स और ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जॉइंट राइट्स। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही हैं, तो इन्हें ज़रूर ध्यान से सुने और रीड करें खुद से भी। हेंस इकोनॉमिक राइट्स आर ट्रांसफरेबल, मतलब ये ट्रांसफरेबल भी होता है, राइट इंडिविजुअल भी वो जो मालिक है वो कर सकता है, या जॉइंट में भी अपना इकोनॉमिक राइट करा सकता है। दूसरा होता है आपका मोरल राइट्स, और ये मोरल राइट्स क्या होता है, ये नॉन ट्रांसफरेबल होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। और राइट ऑफ ऑनरशिप द वर्क लाइज विथ ओरिजिनल क्रिएटर ओनली, मतलब जो इसका अधिकार होता है सिर्फ जो ओरिजिनल क्रिएटर होता है उसी के पास रहता है। जैसे कि क्वेश्चन देखते हैं, मिसेज लेखा हैज़ रिटन एन ओरिजिनल स्टोरी, व्हाट टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी गिव्स हर द राइट टू डिसाइड हु कैन मेक एंड सेल कॉपीज ऑफ हर वर्क। तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है, कॉपीराइट के अंतर्गत। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, देखिए हम देख लेते हैं। फॉर सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक कॉपीराइट वैलिडिटी इज वैलिड फॉर 25 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिशिंग। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं सारे, याद कर लीजिएगा। कॉपीराइट इज द प्रोटेक्शन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ आइडिया नॉट द आइडिया इटसेल्फ। मीन्स कॉपीराइट आइडिया के प्रोटेक्शन के लिए है, ना कि बल्कि आइडिया, मतलब कॉपीराइट आइडिया के प्रोटेक्शन के लिए नहीं बल्कि आइडिया के एक्सप्रेशन के लिए होता है, यही बोल रहा है ये। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप मान सकते हैं, जैसे लाइव टीवी शो होता है, एक लाइव टीवी शो क्या होता है, एक आइडिया है, इस पर कॉपीराइट आपको नहीं मिलेगा, पर इस आइडिया पे बनाए गए शोज जैसे बिग बॉस हो गया, एक आपका होता है स्प्लिट्स विला करके, तो इस पे आपको कॉपीराइट मिलेगा। जो आपके स्पेसिफिक शो रहेंगे उस पे मिलेगा, बिग बॉस हो गया, कोई और जैसे स्प्लिट विला, ये सारे एग्जांपल दिए हुए। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कॉपीराइट एक क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट होता है, ना कि एब्सोल्यूट। तो यहाँ ना तो पॉजिटिव राइट है और ना ही नेगेटिव राइट है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कॉपीराइट इज एन एक्सक्लूसिव राइट नॉट एब्सोल्यूट, तो इट इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव राइट, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। पॉजिटिव राइट मतलब होता है कि नोबडी एल्स कैन बी इंक्लूडेड, इसमें कोई और इंक्लूड नहीं हो सकता। नेगेटिव राइट में क्या होता है, नोबडी हु हैज़ बीन अवार्डेड कैन बी एक्सक्लूडेड, मतलब जिसको अवार्ड मिला है उसको एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। ये हो गया आपका। अब हम देख लेते हैं ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट। तो कॉपीराइट दो तरह की ऑनरशिप में डिवाइड किया गया है, एक होता है इकोनॉमिक राइट, दूसरा है मोरल राइट। इकोनॉमिक राइट में क्या होता है, इससे क्रिएटर की फाइनेंशियल बेनिफिट, इससे क्रिएटर क्या जो है वो आपका फाइनेंशियल बेनिफिट ले सकता है, और अगर कंटेंट एम्प्लॉयमेंट के अंडर क्रिएट हुआ है तो इकोनॉमिक राइट एम्प्लॉयर के पास ही होता है। और मोरल राइट ये हमेशा क्रिएटर के पास ही रहता है और ट्रांसफरेबल भी नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट में ये लिखा हुआ है। इट इज़ इफ़ ए कंटेंट इज क्रिएटेड अंडर एम्प्लॉयमेंट देन इकोनॉमिक राइट लाइज विद द एम्प्लॉयर, जबकि मोरल राइट लाइज विद द क्रिएटर ओनली। ये पॉइंट याद रखेंगे। ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स, इसको कम से कम 2 से 3 बार देखिए, ये सारी चीज़ें आपको याद रह जाएंगी। नेबरिंग राइट्स या इकोनॉमिक राइट्स क्या है, ये ओरिजिनल वर्क से रिलेटेड राइट्स होते हैं जो इकोनॉमिक राइट्स के मतलब अंडर में आते हैं, उसके अंतर्गत आते हैं। दीज आर रिलेटेड राइट्स विद द ओरिजिनल वर्क। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऑन हैरी पॉटर बुक रिटन बाय J.K. रॉलिंग द मोरल राइट्स लाई विद द J.K. रॉलिंग ओनली, बट ओनली इकोनॉमिक राइट्स कैन बी, मतलब जो ओरिजिनल मोरल राइट्स हैं वो हमेशा J.K. रॉलिंग के पास ही रहेगा, लेकिन इकोनॉमिक राइट्स क्या होंगे, ये ट्रांसफरेबल हैं। जैसे किसी को मूवी बनाने के लिए दे दिया अलग अलग को, तो ये इकोनॉमिक अलग अलग हो जाएगा। मतलब जैसे मूवीज़ का मर्चेंडाइज कर सकता है ये, वही आपका इकोनॉमिक राइट्स। अब हम देख लेते हैं बर्न कन्वेंशन 1886।
तो बर्न कन्वेंशन, इस कन्वेंशन का मेन फोकस आर्टिस्टिक और लिटरेरी वर्क की प्रोटेक्शन पर है। तो आर्टिस्टिक वर्क में आपका एक्टर आ जाते हैं, सिंगर्स होते हैं, डांसर होते हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए ये होता है। और एक दूसरा होता है लिटरेरी वर्क्स, जिसमें आपका राइटर हो गया, पेंटर हो, जैसे क्रिएटर्स के लिए प्रोटेक्शन के बारे में पॉइंट्स हैं। तो ये यहाँ पे बर्न कन्वेंशन 1886 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स। प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिस्टिक वर्क इज एप्लीकेबल फॉर आर्टिस्ट्स सच एज एक्टर्स, सिंगर्स, डांसर, एंड प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी वर्क इज एप्लीकेबल टू राइटर एंड पेंटर्स। आर्टिस्टिक वर्क में आपका सिंगर, डांसर, और ये लिटरेरी वर्क में राइटर, पेंटर, ये सब आते हैं। अब हम देख लेते हैं एक रोम कन्वेंशन 1961 है, अभी नीचे पढ़ेंगे उसको। रोम कन्वेंशन में नेबरिंग राइट्स को, नेबरिंग रोम कन्वेंशन में ही ये लिखा इंपॉर्टेंट पॉइंट, नेबरिंग राइट्स कॉन्सेप्ट वर गिवन टू रोम कन्वेंशन 1961, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें ही नेबरिंग राइट्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप ढंग से पढ़िए। अमेंडमेंट इन कॉपीराइट लॉ, लास्ट अमेंडमेंट दैट इज 6th वाज डन इन 2012। इन दिस अमेंडमेंट इंटरनेट वाज आल्सो ब्रॉट अंडर कॉपीराइट लॉ। विद दिस इंडियन कॉपीराइट लॉ बिकम एट पर विथ इंटरनेशनल कॉपीराइट लॉ। मतलब ये कह रहा है लास्ट अमेंडमेंट जो आपका 2012 में हुआ था, इसमें इंटरनेट को भी कॉपीराइट लॉ के अंदर इंक्लूड कर लिया गया था। इस अमेंडमेंट में कॉपीराइट लॉ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बराबर कर दिया गया था जो इंडियन लॉ थे। ये कुछ सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 14 हो गया, इसमें क्या डिफाइन किया गया कॉपीराइट वर्ड कॉपीराइट। सेक्शन 13 में आपका अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ अंडर कॉपीराइट, और सेक्शन 17 में आपका कॉपीराइट एक्ट, इट डिफाइन अबाउट ऑनरशिप ऑफ कॉपीराइट वर्क। सेक्शन 17 ऑफ फर्दर डिफाइंस दैट ओरिजिनल क्रिएटर ऑफ द वर्क इज ऑलवेज द फर्स्ट ऑनर। तो ये आपका जो ओरिजिनल क्रिएटर है हमेशा वो फर्स्ट ऑनर रहेगा, और इकोनॉमिक राइट होल्डर कैन बी सेकेंड ऑनर। तो ये आप समझ गए होंगे। सिंबल ऑफ कॉपीराइट ये है फॉर लिटरेरी वर्क, ये सब देख लीजिएगा। और टी फॉर साउंड रिकॉर्डिंग ओनली, सी वाज अडॉप्टेड इन 1950। अब आप देखे होंगे कई बुक्स लेते होंगे ये वाला सिंबल, ये भी सिंबल देखा होगा आपने। ये कब अडॉप्ट किया था 1952 में यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन में। तो ये सन याद किया रहेगा 1952। अब हम चलते हैं कॉपीराइट अथॉरिटीज। कॉपीराइट अथॉरिटी, इट इज़ नॉट नेसेसरी टू गेट द वर्क रजिस्टर्ड फॉर कॉपीराइट। मतलब ये जरूरी नहीं है आप कॉपीराइट के लिए आप रजिस्टर कराएं। इन केस ऑफ पब्लिकेशन, पब्लिकेशन डेट इज कंसीडर्ड एज कॉपीराइट डेट। ये पूछ सकता है आपसे। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, इनको आपके जुबान पे होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए। इन केस पब्लिक परफॉर्मेंस, फर्स्ट डेट ऑफ पब्लिक परफॉर्मेंस इज टेकन एज कॉपीराइट डेट। तो देयर आर 3 अथॉरिटीज ऑफ कॉपीराइट। एक होता है कॉपीराइट ऑफिस, प्लेस वेयर कॉपीराइट वर्क कैन बी रजिस्टर्ड, जैसे फिल्म सर्टिफिकेशन इज अप्लाइड एट द सेंसर बोर्ड ऑफिस। कॉपीराइट बोर्ड क्या होता है? एक कॉपीराइट ऑफिस हो गया, दूसरा कॉपीराइट बोर्ड। इट इज़ ए कमिटी अंडर बोर्ड ऑफ अथॉरिटी। ये जैसे कि आपका सेंसर बोर्ड हो गया। तो ये भी पूछ सकता है कॉपीराइट बोर्ड के अंतर्गत कौन सा बोर्ड आता है, ऐसे 3-4 ऑप्शन देगा, सेंसर बोर्ड। ऐसे बेसिक कोई क्वेश्चन पूछेगा, बस आप एक बार 2 बार रीड कर लेंगे तो आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और ये थर्ड होता है कॉपीराइट सोसाइटीज़। दिस ये क्या करता है, सजेस्ट करता है चेंजिंग इन कॉपीराइट लॉ। फिल्म एसोसिएशन हो गया एग्जाम्पल इसका। सारे एग्जाम्पल के साथ इसे याद कर लीजिएगा। अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक और भी है इसका कॉपीराइट के अंतर्गत, इन्फ्रिजमेंट ऑफ कॉपीराइट, मतलब वायलेशन ऑफ कॉपीराइट। तो इसमें क्या होता है, कॉपीराइट इन्फ्रिजमेंट का मतलब है किसी कॉपीराइटेड वर्क का कॉमर्शियल यूज बिना क्रिएटर के परमिशन के करना। तो आपका ये वायलेशन आता के अंतर वायलेशन हो जाएगा कॉपीराइट्स का। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 57 में राइट्स ऑफ द फर्स्ट ऑनर। फर्स्ट ऑनर के पास एब्सोल्यूट राइट होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक राइट्स को कैंसिल करने का अधिकार हुआ, कॉपीराइटेड मटेरियल को डिस्ट्रॉय करने का अधिकार हुआ। और अगर वर्क का
मिस रिप्रेजेंटेशन या इनअप्रोप्रिएट डिप्रिसिएशन होता है तो ऑनर अपने रेपुटेशन को हार्म का क्लेम कर सकता है। ये बात आप देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा, वही चीज़ इसमें कह रहा है। अंडर 57 कॉपीराइटेड एक्ट तो 1957 द फर्स्ट ऑनर हैज़ एब्सोल्यूट राइट टू टेक अवे इकोनॉमिक राइट, कैन कैंसल द इकोनॉमिक राइट्स एंड कैन आल्सो डिस्ट्रॉय द कॉपीराइट वर्क मटेरियल। अगर जो उसे लगे कि इससे नुकसान हो रहा कुछ तो वो इनमें से कुछ भी कर सकता है। अंडर सेक्शन 57 द फर्स्ट ऑनर कैन आल्सो क्लेम डैमेज और हार्म टू द reputation of work if they claim that their work has been misrepresented or inappropriate depiction of the work has been made। तो वही चीज़ है जो मैंने बताया अभी। और कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 51 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957। ये आप इम्पॉर्टेंट है। सेक्शन 51 क्या डिफाइन डिफिनेशन ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के बारे में बताता है। अब देख लेते हैं हम। कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट मीन्स कॉमर्शियल यूज ऑफ कॉपीराइट वर्क विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम द फर्स्ट ऑनर। ये डिफिनेशन मैंने पहले ही आपको बता दिया क्या होता है। अंडर सेक्शन 64 ऑफ कॉपीराइटेड एक्ट 1957 पुलिस एक्शन इज डिफाइंड फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो 64 में आपका कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट के लिए पुलिस एक्शन और इन्वेस्टिगेशन का अधिकार डिफाइन किया हुआ है इसमें सेक्शन 64 में। और अंडर सेक्शन 63 ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1950 पनिशमेंट ऑफ कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट इज डिफाइंड। 63 में आपका पनिशमेंट क्या होगा वो डिफाइन किया गया है इसके लिए। तो देख लेते हैं पनिशमेंट फॉर कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट क्या क्या है। पनिशमेंट इंक्लूड्स फाइन अप टू 50,000 टू 2 लाख रुपए और जेल भी हो सकता है आपको 6 महीने से 3 साल का जेल भी हो सकता है। इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और प्लस क्या है इकोनॉमिक डैमेज ड्यू टू कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट। अगर वायलेशन बार बार होता है तो पनिशमेंट और बढ़ जाता है, ये ध्यान रखिएगा। वही है फॉर सीक्वेंस वायलेशन पनिशमेंट इंक्रीजेस। और ये बोल रहा है कि इन्फ्रिंजमेंट की वजह से होने वाले फाइनेंशियल लॉस के लिए कंपनसेशन क्लेम किया जा सकता है। वो कंपनी या ऑथर जो भी है वो अपना कंपनसेशन क्लेम कर देगा तो आपको और भी पैसे देने पड़ सकते हैं उसे। ये सारी चीज़ें हैं। वो हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका एग्जांपल देखना चाहेंगे। इसका एग्जांपल जैसे हो गया कि अगर एक राइटर की बुक बिना उनके परमिशन के पायरेटेड कॉपीज़ के रूप में बेची जाती है तो ये कॉपीराइट इन्फ्रिंजमेंट हो जाता होगा। तो जैसे आप लोग ये सब बहुत करते हैं जैसे और एक एग्जांपल ये हो सकता है कि जैसे एक फिल्म मेकर की मूवी को इलीगली अपलोड करके उसका पैसा कमाया गया हो। ये भी बहुत होता है अपने यहाँ। तो ये सब करते हैं लेकिन ये सारी चीज़ें पनिशमेंट आपको मिल सकता है। अगर फिल्म मेकर ओनर जो हो वो करना चाहे तो लीगल एक्शन आपके खिलाफ ले सकता है। जो वेबसाइट से मूवी डाउनलोड कर लिया टेलीग्राम से, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। एग्जांपल आपको समझ में आया होगा वो। इन विच ईयर डिड इंडिया इनैक्ट द प्रेजेंट कॉपीराइट एक्ट। तो ये आप ऊपर सबसे पहले यही पढ़ा 1957 में, ये आपका वही है। बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886 इज रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क्स। तो ये देख रहे हैं सारे क्वेश्चन, ये पूछे हुए क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो देख रहे होंगे ये सारे टॉपिक आपको पढ़ाया हूँ ऊपर, वही सारी चीज़ें हैं। ऑथर इन केस ऑफ सिनेमेटोग्राफ फिल्म मीन्स द प्रोड्यूसर होता वो। कॉपीराइट इज कंसिडर्ड एज एक्सक्लूसिव नॉट एब्सोल्यूट राइट। तो अभी मैंने ऊपर बताया नोट्स में। तो एज पर इंडियन कॉपीराइट लॉ फेयर यूज डज नॉट मीन यूज ऑफ रिसर्च, यूज ऑफ रिव्यू। फेयर यूज इसमें से कौन सा नहीं है? तो फॉर यूज नॉन कॉमर्शियल पर्पज, ये भी फेयर, ये सारे फेयर यूज हैं तीनों। यूज फॉर कॉमर्शियल पर्पज, आप कॉमर्शियल पर्पज के लिए अगर यूज करते हैं तो ये फेयर नहीं होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पढ़ लेते हैं फेयर यूज क्या है, नॉन फेयर यूज क्या है। तो फेयर यूज अगर जो आप
किसी का कंटेंट देख के रिव्यू लेना चाहते हैं, उससे कुछ नया से मतलब उसे पढ़ के कुछ नया करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। जैसे रिव्यू हो गया, रिसर्च पर्पज़ के लिए हो गया, फॉर डेवलपिंग ए न्यू प्रोडक्ट और फॉर कोटिंग ए स्पीच और इन ए मूवी सीरियल। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, तो ये फेयर यूज में आ जाता है। तो ये भी देख लेते हैं नॉन फेयर यूज क्या है। नॉन फेयर यूज में अगर जो है, इफ द कॉपीराइट वर्क इज यूज फॉर कमर्शियल पर्पस विदाउट परमिशन, अब विदाउट परमिशन के उसका कमर्शियल पर्पज के लिए यूज कर रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट ऑनर, तो ये आपका नॉन फेयर है। और ये भी हो सकता है इफ द कंटेंट और पार्ट ऑफ कंटेंट इज टेकन फ्रॉम द copyrighted work without permission from the first owner used for commercial purpose, then it is considered as copyright violation। वही चीज़ है, अगर बिना परमिशन के आप उनका मिसयूज करते हैं, उससे पैसा कमाने लगते हैं आप भी, तो वो आपका नॉन फेयर में आ जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ सॉफ्टवेयर आफ्टर कॉपिंग एंड चेंजिंग द क्रिएटर्स नेम, ये भी आपका नॉन फेयर है। होप सो समझ में आ गया होगा नॉन फेयर फेयर। ये भी एग्जाम्पल दे के ऐसे ही पूछ सकता है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द टर्म ऑफ ब्रॉडकास्ट रिप्रोडक्शन राइट। तो ब्रॉडकास्ट हो क्या, सिनेमेटोग्राफी के अंतर्गत ही आ जाता है, तो ये 25 ईयर के लिए होता है, अभी ऊपर बताया था। विच ऑफ द कॉपीराइट एक्ट कंटेन्स द पावर्स ऑफ द पुलिस टू सीज इन्फ्रिंजिंग कॉपीज, सेक्शन 64। तो ये सारे सेक्शन 63, 60, 51, 57 ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, रटा होना चाहिए, पता नहीं रटा होना चाहिए, ताकि एग्जाम में देखते ही आप टिक कर दें ऑप्शन, सही ऑप्शन। कॉपीराइट डज नॉट ग्रांट प्रोटेक्शन फॉर, किसके लिए नहीं करता है, रिप्रोड्यूस वर्क के लिए। तो एनोनिमस वर्क हो गया, जॉइंट वर्क, ये भी आपका लीगल है, तो ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, मीनिंग ऑफ द कॉपीराइट इज गिवन अंडर विच सेक्शन ऑफ कॉपीराइट एक्ट। तो ये आता है आपका सेक्शन 14। अभी सेक्शन 13 में क्या आता है, कमेंट करके बताइएगा आप। अगला चलते हैं अब हम, कॉपी लेफ्ट मूवमेंट। ये क्या होता है भाई कॉपी लेफ्ट। तो कॉपी लेफ्ट मूवमेंट कॉपीराइट के कॉन्सेप्ट के खिलाफ स्टार्ट हुआ था। इसका मेन आइडिया ये था कि लिटरेरी वर्क्स, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर या सिनेमेटोग्राफी एक्सेट्रा जो भी हैं, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट और एक्सेसिबल होने चाहिए। और कॉपी लेफ्ट कॉपीराइट का अपोज करता है और क्रिएटिव कॉमन्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे लाइनेक्स सॉफ्टवेयर है, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी यूज कर सकता है। और एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर भी ऐसे ही है। यूट्यूब भी आप फ्री वीडियोस अपलोड करिए और फ्री में देखिए। और आइकन्स भी, बहुत सारे आइकन्स आप फ्री आइकन्स जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस का अंडर अवेलेबल हैं, ये सारे आपके कॉपी लेफ्ट के ही एग्जांपल अंतर्गत आते हैं। तो वही लिख रहा है इसमें, कॉपी लेफ्ट मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट कॉपीराइट। ये टर्म सारे पता होना चाहिए, कॉपी लेफ्ट क्या हो गया। ये copy left says that literary works, music, cinematography, software, etc. should be made available for all and free of cost, मतलब सबको अवेलेबल हो फ्री ऑफ कॉस्ट। हेंस इट अपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉपीराइट। तो ये अपोज करता है कॉपीराइट का। तो इसके एग्जाम्पल जो मैंने दिया, लाइनेक्स हो, एंड्रॉयड हो गया, आइकन्स हो गया, यूट्यूब हो गया, देयर सॉफ्टवेयर आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो कॉपी लेफ्ट ही बोलता है कि सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होना चाहिए, सबको एक्सेस होना चाहिए इन सब चीज़ों का, तो इसलिए अगेंस्ट ऑफ कॉपीराइट है। अब हम देख लेते हैं कॉपीराइट ऑफ डिजिटल डेटा। तो डिजिटल डेटा को दो टाइप से हम डिवाइड किए हुए हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड डेटा ये होता है जो वो डेटा होता है जो प्रोसेस किया जा सकता है और जिसमें से मीनिंग डिराइव किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट डिटेल्स हो गए, पासवर्ड हो गया, पर्सनल डेटा हो गया। तो यही है, दैट कैन बी प्रोसेस्ड, ए मीनिंग कैन बी डिराइव्ड आउट ऑफ दिस डेटा। एग्जांपल्स आपको मैंने बता ही दिया। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है, और हाँ, ये स्ट्रक्चर्ड डेटा के लिए ही कॉपीराइट दिया जाता है।
कॉपीराइट दिया जाता है। ये नीचे नोट्स है, लिखा हुआ है यहाँ पे, हटा दीजिए इसे, मुझे लगा लिखा नहीं है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? तो ये वो डेटा होता है जो प्रोसेस नहीं किया जा सकता और इसका कोई स्पेसिफिक मीनिंग भी नहीं होता, वही लिखा है यहाँ पे। दोज डेटा दैट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड, सच डाटा डू नॉट गिव एनी मीनिंग। तो इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई भी मतलब रैंडम टेक्स्ट फाइल्स हो गया, लॉग्स या रॉ डॉट डेटा फाइल हो गया, तो इस टाइप का डेटा फॉर कॉपीराइट एप्लीकेबल नहीं होता है। ये है कॉपीराइट, इस पे नहीं एप्लीकेबल है, ओनली स्ट्रक्चर फॉर डेटा ओनली। ये इंपॉर्टेंट नोट्स, क्वेश्चन पूछ सकता है ये डायरेक्ट। अब ये आ गया पेटेंट, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू। अगर जो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन करिए और अपने दोस्तों के साथ ये चैनल को शेयर करिए, इस वीडियो को शेयर करिए और बाकी के भी जो भी इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड के सब्जेक्ट हैं उन्हें भी देखिए। ठीक है, होप सो आपको वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू।